जय हिंद फ्रेंड्स। इस फ्राइडे 13 ऑफ जून 2023 तो 30 जून 2023 यहाँ पे चल रहा है। आशा करते हैं आप लोगों का दिन अच्छा से चल रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, जिसमें मैं कंपाइल करके लाता हूँ आपके सामने डेली करंट अफेयर्स, एडिटोरियल, पीआईबी का न्यूज़। ये तो इम्पॉर्टेंट है, आपका क्वेश्चंस इस एरिया से भी इम्पॉर्टेंट आता है। डाउन टू अर्थ अलॉन्ग विथ फ्रंट लाइन, सारा अमलगमेशंस आपको यहाँ पे एक जगह पे प्राप्त हो जाता है। अगर आप किसी भी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो आपको बता दें, ये वीडियोस आपके लिए ही बनाया गया है और आपको ज़्यादातर फ़ायदा पहुंचा सकता है। आपके करंट अफेयर्स को बिल्कुल भी कवर करता है। तो सारी चीज़ें आपके लिए कंपाइल करके यहाँ पे लेके आता हूँ मैं। चलिए शुरू करते हैं हर बार की तरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, जो कि यूपीएससी में पूछा गया है। किस वर्ष? 2015 में यह क्वेश्चंस पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इन द साउथ अटलांटिक साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन। तो किस रीजन की बात कर रहा है? साउथ अटलांटिक, उसके साथ साथ साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन की बात कर रहा है, जो कि ट्रॉपिकल लेटीट्यूड को कवर करता है। साइक्लोन डज नॉट ओरिजिनेट, व्हाट इज द रीजन यहाँ पे पूछ रहा है। तो पहले में कारण जो दे रहा है, सी सरफेस टेम्परेचर का लो होता है। दूसरे में कारण दिया हुआ ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जो होता है कभी कभी यहाँ पे होता है। तीसरे में दे रहा है कोरियोलिस फोर्स वीक होती है। चौथे में दे रहा है ऑप्शंस ऑफ लैंड। कौन सा राइट ऑप्शंस है कमेंट सेक्शंस में ज़रूर लिखें, ताकि ये चीज़ें आपकी प्रैक्टिस में आ जाए। आपको बता दें, इसका एक्सप्लेनेशंस मैं नेक्स्ट डे देता हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सारी की सारी एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट डे मिलती है। वो इसलिए ताकि इस एग्जाम्स में रिवीजन इज़ द बैकबोन ऑफ दिस एग्जामिनेशंस। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं और रिवीजन को बाईपास कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शंस लगभग मान लीजिए नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे अगर कोई भी रिवीजन्स को बाईपास नहीं कर रहा है तो वो एक बेटर ऑप्शंस है। बहुत ही अच्छी चीज़ें आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आती हैं धीरे धीरे अगर बात करी जाए तो। दूसरे क्वेश्चंस को देखेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा पेयर ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया इंडिकेट करता है ईस्टर्न मोस्ट वेस्टर्न मोस्ट स्टेट। पहले में असम राजस्थान, दूसरे में अरुणाचल राजस्थान, तीसरे में असम गुजरात, चौथे में अरुणाचल और गुजरात दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चंस कितना इजी है, 2015 में पूछा था। इसको देख करके बहुत सारे पीसीएस एग्जाम्स ने ये क्वेश्चंस बनाए, जिसके कारण ये कई सारे पीसीएस एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आए हैं। तो इसकी रिलेवेंसी को समझिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं लेक्स की तरफ। तो लेक्स यहाँ पे है, कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स मैंने डाला हुआ है। हर बार एक बार में एक स्टेट का लेक्स आपको यहाँ पर दे दी जाती है। तो आपको बता दें, जो भी चीज़ें यहाँ पे दी जा रही हैं आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल सिद्ध होंगी। तो पहला है मिरिक लेक कहाँ पे है, मोती झील कहाँ पे है, पूर्वास्थली लेक कहाँ पे है, रविंद्र सरोवर कहाँ पे है, रसिक बील कहाँ पे है, और सागर दिघी जो लेक है वो कहाँ पे है, सेंचाल लेक कहाँ पे है। कमेंट सेक्शंस में आप आंसर दे सकते हैं, इसका आपको आंसर कल दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अब पीआईबी न्यूज़ की तरफ। तो जो डेली पीआईबी न्यूज़ कंपाइल करके लाते हैं वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक 72 हूरें एक फिल्म बनाई जा रही हैं। ये मुस्लिम कौम से जुड़ा हुआ एक फिल्म है, जिसको यहाँ पे सर्टिफिकेशंस देने के लिए इशू कर दिया गया है 4/10/2019 से ही। और इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी भी आ गई है, जिसके कारण यहाँ पे ये पिक्चर अभी न्यूज़ में आ रही है। आपको बता दें, यहाँ पे जो भी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं यस जो भी चीज़ें इस पिक्चर में दिखाई गई हैं, यहाँ पे फिल्म सर्टिफिकेट बोर्ड जो है इसको पास कर रहा है। और ये किसके एक्ट के अंदर आता है? 5BC ऑफ सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952। ये क्वेश्चंस भी पूछा गया है, सिनेमेटोग्राफी एक्ट कब आता है आपको याद होना चाहिए। दूसरा जो TOPS है वो क्या है? तो इंडियन रेसलर जो हैं टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, एथलेट्स विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया यहाँ पे जो टॉप्स हैं, इसके अंतर्गत इनको किर्गिस्तान और हंगरी इंटरनेशनल ट्रेनिंग कैंप में भेज दिया गया। यानी पुनः ये प्रोटेस्ट को छोड़ के अब अपने रेसलिंग जो जॉब है इनका, उसमें ये लगती हुई नज़र आ रही हैं। तो अच्छी बात है, कम से कम ट्रेनिंग के लिए तो इनको एक्सेप्ट कर लिया गवर्नमेंट, ये अच्छी चीज़ है। आधार बेस फेस ऑथेंटिकेशन ट्रांजैक्शंस यहाँ देश में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आपको बता दें, जो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है उसकी मदद से यहाँ पे कई सारे लोग
पेमेंट कर सकते हैं। तो जिसके पास अगर फ़ोन नहीं है तो फ़ोन पे नहीं होगा, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। आधार से ही आपके फेस को यहाँ पे आधार नंबर से ही आपके फेस को आइडेंटिफाई की जाएगी, जिसके कारण यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये भी एक नया आंकड़ा है, देख सकते हैं किस प्रकार से ये बूम करती हुई नज़र आ रही है। तो कभी 4.67 थी तो आज 79, आज के समय में बात करी जाए 1.106, तो इसकी जो है 10.6 मिलियन मई में चीज़ें पहुंच गई हैं, जो कि अच्छी बातें हैं। कुछ न्यूज और फैक्ट्स देखेंगे तो यहाँ पे अभी तक इतिहास में ऐसा कोई कदम चला नहीं था, अनप्रेसिडेंटेड मूव उसको बोलते हैं। क्या है वो मूव? तमिलनाडु के गवर्नर आर्यन रवि साहब न्यूज़ में हैं, क्वेश्चंस पूछ सकता है आपके तमिलनाडु में, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये डिसमिस करते हुए नजर आए हैं इमीडिएट इफेक्ट से। किस मंत्री को? तो वी सेंथिल बालाजी को डिसमिस करते हुए नजर आए, बाद में इन्होंने होल्ड पे चीज़ें रख दी हैं। तो अभी ये चीज़ें निकल के आ रही हैं, क्या गवर्नर के पास ऐसी पावर है कि वो किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर को डिसमिस कर दे? ये कॉन्स्टिट्यूशन में तो चीज़ें नहीं मेंशन है, ये ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं। दूसरी जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो क्या, चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह, कांग्रेस लीडर जब पहुंचे राहुल गांधी कहाँ पे, तो राहुल गांधी पहुंचे आपके मणिपुर में। तो मणिपुर में उनकी काफिला को रोक दिया गया, जिसके कारण मणिपुर में काफिले को रोकने के बाद ये क्या किए, सीधे चॉपर से, चॉपर मतलब हेलीकॉप्टर से सीधे इम्फाल पहुंचे और वहाँ पे कुकी समुदाय से मिलते हुए नज़र आए। तो यहाँ पे एक जो भी शेल्टर बना है, जो भी रिफ्यूजी होम बना है, वहाँ पे जाकर के लोगों से मिलते हुए नज़र आए। उनके बातों को, सबसे बड़ी बात है, सुनने का प्रयत्न किए, क्या वो लोग चाहते हैं, क्या डिमांड रख रहे हैं, क्या नीड है, उन सब चीज़ को ये देखें। तो राहुल गांधी के काफिलों को रोक दिया गया, ऐसा बताया जा रहा था। वो बहुत सेंसिटिव जोन हो चुका है, आपको जाने से खतरा हो जाएगा। लेकिन ये चॉपर से वहाँ पर पहुँचे और लोगों की बातों को सुने और समझे भी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे महिला है, एक रोती हुई नज़र आ रही है, और जो कोर एरिया है मणिपुर का, जहाँ पे ये सब दंगे फसाद हो रहे हैं, वहाँ पर राहुल गांधी पहुँचे, जो कि अच्छी बात है। जनता के बीच अगर आप नहीं जाएंगे कोई गवर्नमेंट होके, तो किस प्रकार से उनके इशू को आप समझेंगे और सुनेंगे और क्या पॉलिसी लेके आएंगे। तो ये अच्छी चीज़ें हैं। किसी भी जनता को अगर कनेक्ट होना है तो रूट लेवल पे जाना पड़ेगा, वो तभी संभव होगा जब आप विलेज लेवल से कनेक्टिविटी रखेंगे, तब जाकर के अपर लेवल पर चीज़ें सही तरीके से चल पाएंगी। तो यही है, ग्रॉस रूट से लेके टॉप डाउन अप्रोच अपनानी चाहिए सबको, मेरा तो यही मानना है। दूसरी तरफ डायमंड सिटी जो है, जिसे हम सूरत कहते हैं, ये सूरत जो कंट्री है, ये स्टेट है, ये राज्य अभी डिस्ट्रेस में चल रहा है। किस चीज़ को लेके? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आर्टिफिशियल डायमंड बनाई जा रही है, उसको लेके इशू निकल रहा है। ये कब और क्यों इम्पैक्ट हुआ, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। तो रसिया यूक्रेन का वार बहुत सारी इशू को यहाँ पे ट्रिगर करती हुई चली गई, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्री के जो भी सामान बनाए जा रहे थे, जो भी वेजेस दिए जा रहे थे, ये वेज को भी इम्पैक्ट करी। जो प्रोडक्ट इम्पोर्ट होता है भारत में, उसको भी इम्पैक्ट करती हुई नज़र आई है। ये सारी चीज़ें थी जो कि इम्पॉर्टेंट है, आपको बतानी थी। देखिए किस प्रकार से इनके वेजेस को भी इम्पैक्ट करती हुई नज़र आ रही है, और पैंडेमिक के समय में इनके वेजेस को भी नहीं दिया गया, ऐसा यहाँ के वेज वर्कर की बातें सुनने में आ रही हैं। दूसरी तरफ जो भी प्रोडक्ट मंगाए जा रहे हैं दूसरे कंट्री से, जैसे कि रसिया हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, इन कंट्री से, अफ्रीका हो गई, इन कंट्री से जो मंगा रहे हैं हम लोग प्रोडक्ट, ताकि सूरत में आने के बाद यहाँ से डायमंड आर्टिफिशियल बना के हम लोग एक्सपोर्ट कर सकें, उन सब चीज़ों की बातें यहाँ पे निकल के आ रही है कि यहाँ पर जो भी चीज़ बनाई जा रही थी उसमें भी बहुत सारी डिक्लाइन चल रही है। तो जो भी GJPEC क्या है ये, तो जेम्स ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ये ऐसी काउंसिल है जो इस सब चीज़ को रेगुलेट करती है, ट्रेड बॉडी है सूरत में, एक प्रकार से इन सब चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर करती है। तो ओवरऑल अगर ग्रॉस एक्सपोर्ट की बात करें तो इनमें भी बहुत सारी कट हुई है, गिरावटें आई हैं। कभी 17,723 USD मिलियन डॉलर हुआ करता था, आज के डेट में 70 पॉइंट के आसपास
ऑलमोस्ट 18% के आसपास मान सकते हैं डिक्लाइन इसमें आई है। किसमें? कट और पॉलिश किया हुआ डायमंड में, भारत में जो सूरत में बनता है उसमें सीधा सीधा बोला जाए तो बहुत सारे लोगों का जॉब गया है, डिक्लाइन हुआ है, एक्सपोर्ट घटा है, इंपोर्ट घटा है, हर चीज़ों में डिक्लाइन दिखता हुआ नज़र आ रहा है। तो कहाँ पे? सूरत में ये चीज़ें हुई हैं। सूरत की बात करें तो डायमंड प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पे 1/3 ऑफ द रॉ मटेरियल जो चीज़ें आती हैं, रसिया मेजर डायमंड प्रोड्यूसर्स है, वहाँ से चीज़ें भी आती हैं भारत में। जो भी क्राफ्ट्समैन हैं, ट्रेडर हैं, फैक्ट्री ऑनर हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग रसिया और यूक्रेन वार से जो भी जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है उससे इम्पैक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, उनके बिजनेस को प्रभाव करता हुआ नज़र आ रहा है। इंडस्ट्री के अंदर की अगर बात करें तो सूरत इंपोर्ट करता है क्या? डायमंड। कहाँ से? रसिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, इन कंट्री से, ये साउथ अफ्रीका की कंट्री है बोत्सवाना, इन कंट्री से हम अपने यहाँ जो भी मटेरियल है इंपोर्ट करते हैं, फिर जाके जो तैयार मटेरियल है वो हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो जो हमारी फाइन मटेरियल है एक्सपोर्ट करने की वो यूएसए है, वो चाइना है, बहुत सारी कंट्री में हम एक्सपोर्ट करते हैं ये सारी चीज़ें। कोविड-19 पेंडेमिक की आपको इश्यू बताएं तो बहुत सारे वेज लेबर का वहाँ पे वेजेज ही नहीं दिया गया उनको, तो वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ें से भी गुजर रहे हैं। उनके पास कोई ग्रेच्युटी नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, क्योंकि इनफॉर्मल स्पेस एरिया है। इनफॉर्मल सेक्टर वो होता है जो भारत का 90% नागरिक कार्य करता है उस सेक्टर में। वहाँ पे कोई भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं जाती है, कोई भी पेंशन नहीं दिया जाता है, कोई भी हेल्थ सिक्योरिटी नहीं होती है, किसी भी प्रकार का कन्फर्मेशंस नहीं होता है जॉब की। ये सब सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो प्रोवाइड ही नहीं करी जाती इनफॉर्मल सेक्टर में, जिसके कारण 90% जॉब जो है आपके भारत में इनफॉर्मल सेक्टर में है। और इनफॉर्मल सेक्टर भारत के टैक्स सिस्टम में कोई भी योगदान नहीं देता, उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। तो गवर्नमेंट आंकड़ा इस सब चीज़ का नहीं है, जिसके कारण यहाँ पे भारत का जो टैक्सेशन सिस्टम है इसको भी यहाँ पे इम्पैक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये 90% जो हैं इनको अगर ये चीज़ें मिलने लगेंगी तो ये लोग किस में आ जाएंगे? ये लोग धीरे धीरे फॉर्मलाइजेशंस में आ जाएंगे। तो आशा करते हैं ये डायमंड स्टोरीज और सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नए एडिटोरियल की तरफ। तो यहाँ पे जो भैया आपके खाना का दाम है, फूड प्राइजेज, जो भी डे बाय डे रूटीन की डेली नेसेसिटी वाली ऑब्जेक्ट हैं, मटेरियल हैं, उसकी दामों में वृद्धि दिखा दी गई है, बहुत ही ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप सभी लोग भाई बंधु सोच कर खाना खाइएगा कि कौन सा खाना सस्ता है और कौन सा खाना महंगा है, क्योंकि वही सारी चीज़ें यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ। हर एक घर में इस चीज़ का जिक्र आज के डेट में हो रहा है कि टमाटर का दाम इतना लाल क्यों हो रहा है और प्याज का दाम इतना लाल क्यों हो रहा है, दाल का दाम इतना पीला क्यों हो रहा है। तो ये सारी की सारी जो रेट्स है ना एकदम से हाइक होती चली जा रही हैं। अब चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। अचानक से बहुत सारे चीज़ों में दाम जो है बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अचानक से ये चीज़ें शुरू हुई। तो जो भी किचन के स्टेपल मटेरियल्स हैं, जिस वैसे में टमाटो, ओनियन, पोटैटो, तूर दाल, तूर का मतलब होता है अरहर दाल, याद रखिएगा, राइस का भी दाम बढ़ता हुआ नज़र आया, व्हीट का भी दाम बढ़ता हुआ नज़र आया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ पे अगर आम आदमी के हाउस होल्ड में जाने वाली चीज़ें महंगी हो जाएंगी, वो किस प्रकार से चीज़ें डील होंगी, यहाँ पे यही चीज़ें देखने योग्य हैं। टोमेटो की प्राइस की अगर हम बात करें तो डबल हो गया है मंथ बाय मंथ। अगर हम देखते हैं तो कभी 50 रुपये था, हो गया है 24 से 50 चला गया है, अभी मई में 100 रुपये भी क्रॉस कर गया है। तो बताइए पेट्रोल से भी ज़्यादा दाम इसका प्लस में चल रहा है। ये क्या क्वेश्चंस नहीं उठाएगा कि किस प्रकार से आप इकॉनमी को रन करा रहे हैं? यहाँ पे यही सारी चीज़ें हैं। तो कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री यही सब चीज़ें यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है जो कि आपको मैं बता रहा हूँ। दूसरी तरफ क्या है, यहाँ पे बात बोली जा रही है राइज इन ओनियन पोटैटो प्राइस ओवर द सेम 1 मंथ पीरियड। 1 मंथ पीरियड में ये सारी चीज़ें हुई हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं। 7.8% ऑफ द मंथ ऑन मंथ और 130 रुपीज़ पर केजी यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। गवर्नमेंट के डाटा के अनुसार ही अगर हम बातें करें तो ये चीज़ें मिल रही हैं। किस चीज़ की बात करें? प्रोटीन सोर्स, जिसमें दाल सबसे ऊपर आता है। तो ये वेजिटेरियन जो भी हैं यहाँ पे इन सब चीज़ का शिकार होते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जो वेजिटेरियन है या फिर ओमनीवोरस है, जैसे कि मांसाहारी। तो वेजिटेरियन प्लस ओमनीवोरस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओमनीवोर जो होते हैं मांसाहारी, कार्निवोरस ही बोल दे रहे हैं। मान लीजिए अगर कार्निवोरस बोल रहे हैं तो मांसाहारी क्या, जो मानव है, क्या वो
7 दिन मांस खा के जीता है, मीट खा के जीता है? ये बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ जो मीट भी खा रहे हैं वो भी शाकाहारी हैं 4 दिन, 2 दिन 3 दिन वो मांस खा सकते हैं, 4 दिन वो भी शाकाहारी हैं। इससे क्या मतलब होता है कि ज़्यादातर मेजॉरिटी हैं 70% वह वेजिटेरियन कंज्यूम कर रहे हैं, जिसमें मांसाहारी भी लोग हैं लेकिन कंज्यूम क्या कर रहे हैं? वेजिटेरियन। तो ये दाल तो खाएंगे ही खाएंगे। तो आप बताइए हमको, अगर दाल ही महंगा है तो लोग खाएंगे क्या? तो तूर दाल इतना भाव दिखा रहा है अपना, कितना पॉइंट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, आम आदमी कैसे इसको बियर करेगा? ये सोचने योग्य बातें हैं। आज की डेट की बात करें तो सीजनैलिटी भी यहाँ पे एक रोल प्ले करती है। आपका भारत में मानसून भी एक रोल प्ले करता है कि कितना प्रोडक्शंस हो रहा है, कितना रेन हुआ है, कहाँ पे सूखा हो रहा है, कहाँ पे ड्रॉट हो रहा है, ये सब भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। फार्मर ट्रांसपोर्ट किस रेट पे कर रहा है मार्केट को, ये भी इम्पॉर्टेंट रोल है। तो अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इस फील्ड में, ये हमारा फार्मिंग फील्ड है और इस फील्ड से हमें जाना है, ये मार्केट फील्ड है सेलिंग करने के लिए, एम ये मार्केट फील्ड है और जो रोड है वो ऐसे होके जा रही है। तो ये डिस्टेंस है लगभग 25 किलोमीटर का। तो जो ट्रांसपोर्टेशंस कॉस्ट होगी, लेबर लोडिंग कॉस्ट होगी, ये दोनों कॉस्ट जो फैक्टर कॉस्ट के रूप में आ जाते हैं, ये दोनों फैक्टर कॉस्ट आपको बता दें यहाँ तक पहुँचाने में लगभग जितना का हम प्रोडक्शंस करते हैं उससे डबल में ये कॉस्ट आ जाती है। तो अगर फार्मर को यहीं पे वो चीज़ें प्रोवाइड हो जाएं उसी के अच्छे रेट में, तो फार्मर यहाँ जाएगा ही क्यों? ये ऐसी सरकारें यहाँ पे ऐसी पॉलिसी लेके आनी चाहिए। तो मार्केट में जाते जाते उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं, जिसके कारण मार्केट में पहुँचने पे भी उसको सही रेट नहीं मिलता है। तो मार्केट में अगर उसको सही रेट मिला तो मार्केट में वो बेच के निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे जाने पे बाद उनको इंटरमीडियरीज लोग मिल जाते हैं, बिचौलिए मिल जाते हैं। बिचौलिए अपना रोल प्ले करते हैं, आधा पैसे तो वही खा जाते हैं और जो बचा कुचा होता है वो किसान को मिलता है। इसीलिए किसान डिस्ट्रेस में, तनाव में अपना आत्महत्या करता हुआ दिखता है। तो टोमेटो जो ग्रोअर हैं महाराष्ट्र में, वो अपना रोड साइड भी ही डंप करके चले गए। यहाँ पे ऐसी बातें बताई जा रही हैं, बहुत सारे पिक्चर्स भी रिलीज हुए थे, बहुत सारे फोटोग्राफ आए थे कि टमाटो प्रोडक्शंस के दाम यहाँ पे बढ़े हैं, लेकिन जो मार्केट में जा रहे हैं उनको सही रेट नहीं मिल रहा है। ये भी एक इशू निकल के आ रही है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इंटरमीडियरीज का वहाँ पे रोल है, बिचौलिए खा रहे हैं पैसे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ। तो टमाटर का लाल होना आपको भी आई थिंक ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये पेट्रोल से भी ज़्यादा प्लस में चल रहे हैं अभी आज के डेट की अगर बात करी जाए। टोमेटो प्राइस की अगर बात करी जाए तो ट्रिपल्ड हो गया है ईयर बाय ईयर बात करी जाए यहाँ पे, तो 5,579 क्विंटल जून 29 तक आज के डेट की अगर बात करी जाए तो ये 5,500 रुपये क्विंटल पहुँच चुके हैं। तो ये चीज़ें हैं, मंडी की हालात को देख सकते हैं, कहाँ पे बदलाव करने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को देखनी चाहिए। सेम अराइवल प्राइस डाटा यहाँ पे ये शो करता है कि 35% जंप हो गई है भैया आपके किसमें, पल्सेस में, तूर दाल में, अरहर की दालों में। 19% इंक्रीज हो गई है किसमें, पैडी में, धान में। 13% जो रेन हो गया है वो डेफिसिट में चल रहा है। 13% रेन डेफिसिट में चल रहा है तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शंस को हैम्पर करेगा ही, यानी कम प्रोडक्टिविटी होगी तो दाम ऊपर जाएगा। तो दाम ऊपर जाएगा तो जो हम लोगों के गोडाउन्स हैं एफसीआई का, उससे चीज़ें बैलेंस करी जाती हैं, इसीलिए तो गोडाउन बनाए जाते हैं यहाँ पे। लेकिन क्या इन सब चीज़ों को भी कंट्रोल कर रहा है कोई? तो गवर्नमेंट को रेगुलेशंस लाने की ज़रूरत है, तभी जाकर ये चीज़ें जो रिस्क आने वाली हैं उसको हम लोग संभाल सकते हैं। यहाँ पे ये थी सारी डिटेलिंग, जो भी दाम बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जिसमें रोल होता है एल नीनो का भी, एक चीज़ें छूट गई थी। एल नीनो क्या होता है? एल नीनो आपको अगर मैं बताऊँ, यहाँ पे एक सेकेंड इसको डिलीट करना पड़ेगा थोड़ा। ये आपका हाँ, तो ये आपका है साउथ अमेरिका, ये आपका नॉर्थ अमेरिका। एग्जाम्पल के तौर पे, खैर अच्छा से तो बना नहीं है लेकिन आप ले लीजिए इसको। और ये जो ओशियन का बेल्ट है ना,
ये है पेरुवियन बेल्ट, क्योंकि पेरू कंट्री होती है तो इसी के नाम पे पेरुवियन बेल्ट है। यहाँ पे होती है कौन सी करंट, यहाँ पे होती है यहाँ पे कोल्ड करंट। ये कोल्ड करंट ऑस्ट्रेलिया के कोल्ड करंट से ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे वार्म करंट से एक्सचेंज हो जाता है और यहाँ पे कोल्ड के जगह हॉट ओशियन वाटर क्रिएट हो जाते हैं, जिसके कारण हमेशा 3 से लेकर 7 साल में ये प्रक्रिया होती है। नॉर्मल जो इसका साइकिल है 3 से लेकर 7 साल तक होती है। अब यहाँ पे अगर गर्म जल आ जाते हैं ओशियंस वाटर में, जिसके कारण यहाँ पे इसको एल नीनो की चीज़ें बोली जाती हैं। ये एल नीनो की प्रोसेस हो गई। अब एल नीनो आता है तो क्या करता है, भारत में ड्रॉट लाता है, फेमाइंस लाता है, फ्लड लाता है, प्रोडक्टिविटी करती है, किसान डिस्ट्रेस में जाते हैं, ये सारी चीज़ें लेके आती हैं। बहुत सारी कंट्री को भी इम्पैक्ट करता है, लेकिन इंडिया को कंसीडर करें तो ये चीज़ें सारी क्लियर हो जानी चाहिए आपको, जो अभी मैं बताया। तो ये इसका इम्पैक्ट है। एल नीनो भी कई हद तक इसमें रोल प्ले करता है। आशा करते हैं आपको फूड प्राइजेस से लेके जो भी टर्म हैं, जो भी इश्यूज़ हैं मार्केट में, किसान का किस दाम पर बिक रहा है, जो कैसे ट्रांसपोर्टेशन जा रहा है, वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ग्रीक में रिकवरी की तरफ चीज़ें बढ़ रही हैं। तो आपको बता दें ऑपोजिशंस जो वहाँ पे पॉलिटिशियंस हैं, यहाँ पे opposition politicians, military figure, journalist put the government under pressure। तो ये जो भी ऑपोजिशंस है उस गवर्नमेंट को यहाँ पे दबाव डालती हुई, प्रेशराइज करती हुई नज़र आ रही है। पर क्यों? क्योंकि वहाँ पे कई सारे लोगों की यहाँ पे डेथ हो गई है ट्रेन एक्सीडेंट में, और बहुत सारे उसमें से स्टूडेंट निकल के आए। तो ये एक मास प्रोटेस्ट ट्रिगर कर दिया, जिसके कारण 200 माइग्रेंट जो हैं वो अभी रिसेंटली ड्रॉन भी हो गए हैं। यहाँ पे बोट ट्रेजेडी भी देखी गई है। कहाँ पे? ये ग्रीक से आपके कहाँ जा रहे थे, मेडिटेरेनियन सी को पार कर रहे थे और ग्रीक की तरफ जा रहे थे। तो यहाँ पे ये इशू निकल के आया है। मेडिटेरियन में जाते इनकी जो बोट है वो कैप्साइज्ड हो गई। इसका क्या मतलब होता है? कैप्साइज्ड का मतलब होता है पलट जाना। तो जो बोट पलट जाती है उसको इंग्लिश टर्म में कैप्साइज्ड बोलते हैं, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई है। वहाँ के अगर लीडर की बात करी जाए तो किरियाको मित्सोताकिस, इनका नाम बहुत कठिन है बोलना मेरे लिए। तो 55 साल के ये ओल्ड कंजर्वेटिव लीडर हैं और यहाँ पे सेंटर राइट न्यू डेमोक्रेसी को यहाँ पे संभालते हुए नजर आए। अभी रिसेंटली इनकी विक्ट्री हुई है 25 जून के आसपास पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में। तो इनका नाम याद रखिएगा, ग्रीक से निकल के आते हैं। दूसरी तरफ बात करी जाए 2 महीने में यहाँ पे दूसरा इलेक्शंस ग्रीस में हुआ है। तो न्यू डेमोक्रेसी यहाँ पे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उभर के आई है और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी को कंसीडर करने में थोड़ा सा चूक गई है। यानी कंसीडर की बात करी जाए तो जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है उससे कम है, लेकिन मेजॉरिटी में है, दोनों में अंतर है। सेकेंड तरफ जो वोट बैंक की बात करी जाए यहाँ पे, तो डिफरेंट इलेक्टोरल सिस्टम में मित्सोवाकी की पार्टी यहाँ पे जीती है 40.55% के साथ 158, 300 में 158। इसीलिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से कम है, लेकिन मेजॉरिटी में है। यहाँ पे चीज़ें बताई जा रही हैं। दूसरी तरफ जो अपोजिशंस है उसका भी कम नहीं है, 18% वोट के साथ 48 सीटें ये भी जीती है। दूसरी तरफ सेंटर लेफ्ट पैसोक एक पार्टी है, ये 12% वोट के साथ 32 सीटें जीती हुई है। अब बात निकल के आती है इसकी डिबेट क्यों हो रही है, चर्चा क्यों हो रही है। तो इनकी जो कंट्री है ग्रीक ना, इनकी हालात बहुत हद तक सही नहीं है। इशू निकल के आ रहे हैं जो 2019 में पावर में आते हैं और कैंपेन फोकस करते हैं पॉलिसी को कि इकोनॉमी में भैया हम रिकवरी करेंगे, लेकिन अभी तक चीज़ें सही तरीके से आई नहीं, क्योंकि बीच में कोरोना वायरस आ गया था, पैंडेमिक आ गया था, पूरा वर्ल्ड, ग्रीक ही नहीं पूरा वर्ल्ड इससे चपेट में आ गया था, जिसके कारण बहुत प्रकार से क्राइसिस शुरू हो गए थे। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन यूरोप शुरू हो गए थे। ग्रीक की इकोनॉमिक रिकवरी धीरे धीरे अपने स्टेज पे है, यानी प्रगति तो कर रहा है लेकिन सही तरीके से नहीं। जब भी डिप्रेशंस आई थी, उस डिप्रेशंस के बाद जो क्राइसिस आई थी 2010 में, उनके बाद हम बात कर रहे हैं, तो कंट्री धीरे धीरे ब्रिंक ऑफ एग्जिस्टिंग यूरोजोन की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये यूरोजोन क्या होता है कि एक ऐसा जोन जिसमें जो भी कंट्री आएंगे उसमें यूरो डॉलर एक्सेप्टेबल होता है, उसको यूरोजोन कंट्री बोलते हैं। ग्रीस
के पास एक स्टेबल ग्रोथ रिसेंट ईयर की बात करी जाए तो दिखाई दी रही थी, वो भी किसके बलबूते पे, यूरोपियन यूनियन की जो सपोर्ट मिली गई थी फिनेंशियल, उसके बलबूते पे धीरे धीरे चीज़ें चल रही थी। तो इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट, सब कुछ इम्प्रूवमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है, और जिसके कारण यूरोपियन यूनियन फंडिंग करी थी, क्रेडिट दी थी, जिसके कारण ये चीज़ें धीरे धीरे संभल रही थी, रिजॉल्व हो रहा था, इस सॉल्यूशंस का चीज़ें हो रही थी। मित्सोआकी की बात करें तो ये बहुत ही बोल्ड डिसीजन लेने में जाने जाते हैं, इकोनॉमिक सोशल रियाम्स को चेंज करते हुए रिफॉर्म लाने के लिए जाने जाते हैं। ये कंटिन्यू किए जर्नी इकोनॉमिक रिकवरी की बात करी जाए तो कंट्री का जो इन्वेस्टमेंट है, ग्रेट क्रेडिट रेटिंग, उसको लेके ये बहुत सचेत और अटेंटिव थे। तो किस प्रकार से इकोनॉमिक को रिफॉर्म किया जाए, अपने चीज़ों को रिकवर किया जाए, उस पर फोकस गवर्नमेंट इनकी कर रही थी। बट ही शुड ऑल्सो टेक मोर ह्यूमैनिटेरियन व्यू ऑफ द असाइलम सीकर। तो जो भी वहाँ पे लोग गए हैं उनको सरल जो लोग दिया गया है उनको, उनके लिए ये क्या कर रहे हैं, ये भी क्वेश्चंस निकलता हुआ नज़र आ रहा है। जियो पॉलिटिकल का टेंशंस, ये भी चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो ये थी सारी डिटेलिंग। आशा करते हैं ग्रीक को लेके अभी जो चीज़ें चल रही हैं करंटली, वो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, भद्रलोक जो कल्चर है, ये कल्चर की मीनिंग समझेंगे, क्योंकि टर्मिनोलॉजी से यूपीएससी में क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, तो ये चीज़ें याद रखिएगा, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अब ये बंगाल में ये कल्चर क्या है उसकी डिटेलिंग को हम समझ लेते हैं, क्योंकि टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चंस बनते हैं। तो भद्रलोक हिस्टोरिकली अगर बात करी जाए तो 3 कास्ट को डिनोट करता है। इसमें क्या होता है, ब्राह्मण आते हैं, वैद्य आते हैं, और कायस्थ बनिया लोग आते हैं। ये सारे चीज़ों को भद्रलोक इतिहास के पर्सपेक्टिव पॉइंट से बोला जाता है। ये इवॉल्व होते हैं कॉलोनियल इंटरवेंशन से, और जो आज का कास्ट है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है स्टेटस ग्रुप के रूप में। आज स्टेटस ग्रुप के रूप में ये चीज़ें चल रही हैं। दूसरी तरफ बात करी जाए अदर कास्ट की, तो ये थ्योरेटिकली स्पीक किया जाता है कि भद्रलोक का जो स्टेटस है, दे हैड सर्टन काइंड ऑफ एट्रीब्यूट, उनके पास अलग प्रकार की एक चीज़ें हैं, जिसके कारण इफ यू टेक इट लिटरली, इट भद्रलोक जस्ट मीन्स जेंटली मैन। तो भद्रलोक को यहाँ पे शिक्षित और जेंटलमैन माना जाता है, क्योंकि इतिहास में इस तरीके से वर्णन है। इसके विरुद्ध अगर बात करी जाए, इसका अपोजिट क्या होता है भैया भद्रलोक का, तो ये आपके चटोलोक की बात कर रहे हैं। तो भद्रलोक का अपोजिट चटोलोक, यहाँ पे इसको आप देखेंगे तो कास्ट कॉम्बिनेशंस चटोलोक का यहाँ पे चीज़ें देखती हैं। चटोलोक का क्या है, उसमें शूद्रा आते हैं, नमो शूद्रा आते हैं, जिनको आउटकास्ट बोलते हैं, यानी ये कास्ट से बाहर के लोगों को बताते हैं। यहाँ पे ये चीज़ें बोली जा रही हैं। एवरीडे बेसिस यहाँ पे ये बातें बोली जाती हैं कि व्हेन वी से यू आर नॉट बिहेविंग लाइक भद्रलोक, आप भद्रलोक की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं, तो सीधा सीधा इसका क्या मतलब होता है कि इट मीन्स नॉट कन्फर्मिंग टू द सर्टेन नॉर्मेटिव आइडियल्स। आप कुछ बेसिक प्रिंसिपल की चीज़ों को नहीं मान रहे हैं, इसलिए आपको मिसबिहेव की कैटेगरी में रख दिया जाता है। तो आइडियल्स आर एप्लीकेबल बोथ इन पब्लिक एंड प्राइवेट। तो पब्लिक और प्राइवेट रीजन में इस भद्रलोक टर्म का काफ़ी उपयोग होता है, जिसके कारण ये चीज़ें न्यूज़ में थी। बंगाल के अभी इलेक्शंस आने वाले हैं, पंचायत के हो रहे हैं, जिसके कारण वहाँ पे भी वायलेंस बहुत ज़्यादा हुआ है। तो ये थी सारी डिटेलिंग। आशा करते हैं इस टर्मिनोलॉजी को, इस भद्रलोक और चटोलोक वाली टर्मिनोलॉजी से आप अवगत हो गए होंगे। चलिए शुरू करते हैं आगे के जो नए एडिटोरियल है, इसकी चीज़ों को देखा जाएगा। तो आसाम में डीलिमिटेशंस ड्राफ्ट लाने की प्रक्रिया जारी हो चुकी है। आसाम की जो गवर्नमेंट है इसको लाने के लिए बहुत कीन है, बहुत उत्सुक है, बहुत इनकरेज कर रही है लोगों को। अब ये चीज़ें क्यों आ रही हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके रिपरकशन हो सकते हैं, क्या इसमें लूप होल है, क्या कॉन्स्टिट्यूशंस इसको अलाउ करता है, किस बेस और आधार को लेके ये डीलिमिटेशंस ला रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस एडिटोरियल में अच्छे से मैं कवर करूँगा, जो कि आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से यहाँ पे मैं बैकग्राउंड टॉपिक भी लेके आया हूँ यहाँ पे, उसको मैं उस चीज़ को कवर करूँगा। तो 20 जून की बात है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ड्राफ्ट प्रपोजल निकालता है कि असेंबली और लोकसभा कहाँ के, आसाम के, इसमें डीलिमिटेशंस लाना है। क्या होता है डीलिमिटेशंस, यहीं पे समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे।
डिलिमिटेशंस अगर समझें यहाँ पे तो आपका स्टेट अगर आसाम है, आसाम में छोटे छोटे असेंबली सीटें हैं, तो ये असेंबली सीटें कई सीटें मिलके एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाती हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब एमपी इलेक्ट होके आते हैं, एमएलए इलेक्ट होके आते हैं। तो एमएलए छोटे छोटे आपके असेंबली सीट को लेते हैं और कई सारे सीटों को, या फिर ये तय और मैंडेटरी भी नहीं है कि कई सारे एमएलए एक एमपी के अंदर आते हैं। ये डेफिनेशंस गलत हो जाएगा, आपको बता दें। ये चीज़ें हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कई सारी चीज़ें नहीं बल्कि पॉपुलेशंस के बेस पे ये चीज़ें निर्धारित करी जाती हैं। तो एमपी और एमएलए यहाँ से निकल कर आते हैं। अगर डिलिमिटेशंस इसमें लाया जाए तो जो डिलिमिटेशंस इन एरिया में हो रहा है तो इसमें कितनी पॉपुलेशंस रह रही है इसको काउंट करके इसको चेंजेज ला सकते हैं। यानी इसमें यहाँ का एरिया इतना छोटा किया जा सकता है, इसको एक एमएलए को दिया जा सकता है या फिर एमपी को दिया जा सकता है। इसी को कहा जाता है डिलिमिटेशंस। यानी अगर आपके असम में मान के चले 15 सीटें हैं किसकी, एमपी की, तो इसको 18 भी किया जा सकता है, इसको 14 भी किया जा सकता है अगर घट रही है पॉपुलेशन तो सेंसस के आधार पे ये चीज़ें चलती हैं, जनगणना के आधार पे चीज़ें चलती हैं कि किस प्रकार से पॉपुलेशंस बढ़ रही है। अब ये सारी राम कथा हम देखेंगे। तो जो नंबर ऑफ असेंबली है पार्लियामेंट्री सीट की रिमेन्स अनचेंज एट 126 एंड 14। तो असेंबली में 14 सीटें हैं, एमपी के लिए पार्लियामेंट में 14 सीटें हैं, 126 स्टेट की असेंबली में सीटें यहाँ पे बताई गई हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी वेयर प्रपोज, ये सब चीज़ें प्रपोज करी गई हैं कि किस प्रकार से चीज़ें चेंज होंगी, इंक्रीज होंगी नंबर ऑफ द सीटें। अब ये जो भी चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे रूलिंग पार्टी अपोजिशन पार्टी इन दोनों में टकराव हो रहा है। किस चीज़ के लिए कि 2024 में इलेक्शंस आ रहा है, उसको देख के आप जल्दी से कर दे रहे हैं, ये सही नहीं है। दूसरी तरफ ड्राफ्ट जो है एक्सेप्ट कर लिया जाता है, अगर कर लिया जाता है तो 24 असेंबली सीट वुड बी रीसेप्ड एंड रीनेम्ड। तो ये रीसेप यानी पॉपुलेशंस के आधार पे बात करी जाए तो रीसेप भी किया जाएगा और रीनेम भी, उनका नया नामकरण भी करना पड़ेगा। नया नामकरण इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जो प्लस में असेंबली की सीटें बनकर आएंगी असम में तो उनका आप एक नया नाम देंगे कि नहीं देंगे, इसीलिए यहाँ पे रीसेप और रीनेम दोनों प्रक्रिया चलेगी। जबकि नंबर की बात करी जाए तो रिजर्व सीट अगर हम देखते हैं एसटी की और एससी की तो दोनों जो है इंक्रीज हो रही हैं, क्या 16 से 19 और 8 से 9, ये दोनों यहाँ पे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। तो सीटों का इंक्रीमेंट तो यहाँ पे दिख रहा है। रिजर्व सीट वुड आल्सो बी जगल्ड 6 ईच फॉर एससी एसटी, इन लोगों के बीच में भी एक टसल हो जाएगा, इनमें भी बढ़ोतरी। अब हम थोड़ा बैकग्राउंड में जाकर के देखेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो डिलिमिटेशन कमीशन के लिए अलाउ कर रहा है उसकी क्या रोल होती है, क्या क्या बैकग्राउंड डिटेल्स है जो आपके एग्जामिनेशंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो सकता है, उन चीज़ों को यहाँ पे हम देखेंगे। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका क्या मतलब होता है, ये आपके संविधान में मेंशन है, याद रखिएगा, इसीलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोला जाता है। It was established by the Constitution of India to conduct and regulate elections in the country. कंट्री के इलेक्शंस को ये रेगुलेट करता है। आर्टिकल 324 में ये चीज़ें मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशंस की, ये प्रोवाइड करे और डायरेक्ट करे, कंट्रोल करे इलेक्शंस पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के। स्टेट लेजिस्लेचर का जब भी बात आती है तो यहाँ पे असेंबली प्लस काउंसिल दोनों चीज़ें आ जाती हैं। क्वेश्चंस पीसीएस में तो कई बार झमार के पूछा हुआ है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। दूसरी तरफ जो चीज़ें आ रही हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शंस भी यही कराते हैं,
वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का भी इलेक्शंस इन्हीं के हाथ में आता है। तो ये जो इलेक्शन कमीशंस है बहुत सारे चीज़ों का स्वयं इलेक्शंस कराता है, ये चीज़ें याद रखिएगा। जुरिडिक्शंस की बात करी जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ और जस्टिस के अंतर्गत ये चीज़ें आती है, जुरिडिक्शंस में आ जाती हैं। स्थापना की वहीं बात करी जाए तो 25 जनवरी 1950 को इनका स्थापना होता है और 25 जनवरी को ही हम लोग नेशनल वोटर डे के रूप में मनाते हैं। 25 जनवरी याद रखिएगा, बिल्कुल भूलिएगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस जो है ना यहाँ से पीसीएस एग्जाम्स में आए हुए हैं, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरी तरफ बात करी जाए स्थापना की तो 1950 में 25 जनवरी को तो होता ही है और यहाँ पे एक चीफ इलेक्शंस कमिश्नर के रूप में नियुक्ति थी। बाद में इसको बढ़ा के 2 एडिशनल कमिश्नर यहाँ पे अपॉइंटमेंट कर दिए जाते हैं। पहला टाइम कब? 16 अक्टूबर 1989 को। तो जब भी जनरल इलेक्शंस हुई थी यहाँ पे 1989 को क्यों हुई थी आपको बता दें, ये एरा जो था पॉपुलेशंस बहुत बूम हो गई थी, जो इलेक्शंस कराना देश में काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया था क्योंकि बहुत सारे जगहों पे सीटें निकली हुई थी। तो ये चीज़ें थी, इसलिए 2 लोग आए, लेकिन ये बहुत छोटे समय तक ये चीज़ें चली। बाद में इसको जनवरी 1990 में कैंसिल कर दी गई। तो याद रहे 16 अक्टूबर 1989 को होती है, 1 जनवरी 1990 को ये चीज़ें ख़त्म कर दी जाती हैं। अगर इनके टेन्योर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के टेन्योर की बात करी जाए, उनके समय काल की बात करी जाए, तो ये आपके भारतीय संविधान में मेंशन नहीं है। प्रॉपरली कोई चीज़ें संविधान में यहाँ पे नहीं मेंशन करी गई है कि कितने समय तक इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की टेन्योर है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया है, 6 साल या 65 साल, इनमें से जो कोई भी है पहले होता है, चाहे 6 साल पहले हो गया या फिर 65 साल पहले हो गया, इन दोनों को यहाँ पे मान लिया जाएगा। ये रूल प्रोसीजर कोड में मेंशन है, तो इस चीज़ को माना जाता है। ये चीज़ें याद रखिएगा। क्वेश्चंस यूपीएससी यहाँ से कई बार बनाई है, आपका कोर एरिया है। अगर इनको हटाने की बात करी जाए तो कैसे हटेंगे भैया, 2/3 की मेजॉरिटी लाइए लोकसभा और राज्यसभा में, ये तभी हटेंगे। और इनको 2 ग्राउंड पे हटाया जा सकता है, पहला मिस भी है, दूसरा इनकैपेसिटी। और ये ठीक उसी प्रकार से हटाए जा सकते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया होती है। इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1989 में आया और 1 जनवरी 1990 में ये कमीशंस मल्टी मेंबर बॉडी हो गई। तो 3 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशंस अब जाकर के ये चीज़ें हुई हैं जो चल रही हैं, आपको याद होना चाहिए। ये थी बैकग्राउंड की पूरी इंफॉर्मेशन। आशा करते हैं ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो देयर हैव बीन प्रोटेस्ट अक्रॉस द असम सेंस इलेक्शन कमिश्नर। जब ये बातें ड्राफ्ट प्रपोजल की बातें करी इलेक्शन कमिश्नर, तब जाकर के ये चीज़ें जो भी अहोम है, ये अहोम किंगडम से क्वेश्चन आया है। ये कहाँ की है, आपके आसाम की है अहोम किंगडम, ये याद रखिएगा। तो अहोम जो लोग हैं वहाँ पे ग्रुप है ट्राइबल, वे सारे लोग प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि कई सारी सीटें जो हैं, नंबर ऑफ द असेंबली सीट रिड्यूस हो जाएंगी। अगर ईस्टर्न आसाम की हम बात करें इंक्रीज हो जाएगी वेस्टर्न आसाम में। तो पॉपुलेशन की शिफ्टिंग की वजह से जो आसाम है आपका, वो आसाम में भी यहाँ पे रीशेपिंग रीनेमिंग की चीज़ें चल रही हैं। रायजोर दाल एमएलए अखिल गगोई, तो यहाँ पे रायजोर दाल के जहाँ अखिल गगोई जो एमएलए हैं, इलेक्शन कमिश्नर सेक्शन 8A रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 और 1951 इन दोनों में भी बहुत अंतर है। तो 50 को लेके यहाँ पे डिलिमिटेशन कमीशंस को क्या बोल रहे हैं कि ये जो इनिशिएट किए हैं डिलिमिटेशन एक्सरसाइज, सेक्शन A ओनली अलाउ करता है कि आप रीओरिएंटेशन ऑफ द सीट कर सकते हैं विदाउट एनी चेंज इन द टोटल नंबर। भैया आप टोटल नंबर में चेंज नहीं कर सकते। अगर 14 सीटें हैं एमपी की उतना ही रहेंगी, 126 हैं तो उतना ही रहेंगी। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बोल रहे हैं सेक्शन 8A के रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950। दूसरी तरफ क्या बोल रहे हैं, यूज ऑफ द सेंसस 2001, 2001 का सेंसस हम इस्तेमाल कर रहे हैं डाटा, जो कि रेज किया है क्या प्रॉब्लम,
कांग्रेस और AIUDF यहाँ पे जो भी मिनिस्टर इस चीज़ को सुने हैं तो ये यहाँ पे बोल रहे हैं इलेक्शन कमीशन यूज कर रहा है 2011 का सेंसस फॉर कंप्लीटिंग द एक्सरसाइज इन जम्मू और कश्मीर। इन जगहों पे 2011 का सेंसस यूज हुआ है जिसके कारण वहाँ पे डिलिमिटेशंस आई हैं। तो ये 2011 का सेंसस अभी मान्य पूरी तरीके से भारत में नहीं हुआ है। अभी भी हम लोग पुराने सेंसस को गणना करते हैं डिलिमिटेशंस में, ये चीज़ें याद रखिएगा। यहाँ पे क्या बातें बोली रही हैं वही कि 2026-2024 जो इलेक्शंस आने वाले हैं उसकी वजह से यहाँ पे पहले ही चीज़ें कर दी जा रही हैं। कुछ सीटें ऐसी भी हैं जिसको रीसेप करने की बातें करी जा रही हैं। वो मुस्लिम को उनकी यूनिटी को तोड़ने को लेके यहाँ पे बोल रहा है कि जो मुस्लिम वोटर हैं उनकी रिप्रेजेंटेशंस असेंबली और पार्लियामेंट में कम हो जाएंगी, ये ऐसा आरोप लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये थी सारी डिटेलिंग। आशा करते हैं इलेक्शन कमीशंस और जो आसाम में डिलिमिटेशंस आ रहा है वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो ही गई होंगी, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें कोई भी चीज़ मैं छोड़ा नहीं हूँ। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आई है चीज़ें तो आप पीछे करिए वीडियो को, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं OMSS की तरफ। ये क्या है, क्या नया टर्म है? तो जो टर्म आया है ओपन मार्केट सेल स्कीम, ये क्या स्कीम है बाबा अब नया? तो FCI क्या होता है? ये FCI बॉडी है जो भी आपका बफर स्टॉक होता है धान गेहूं अनाज का, वो ये रेगुलेट करता है। समय समय पे जो भी चीज़ें बेची जाती हैं, खरीद फरोख्त होती हैं फूड ग्रेन की, वह सेंट्रल से ये चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट लेती हैं। ये सारी चीज़ें बोली जा रही हैं। स्पेशली वीट और राइस की ओपन मार्केट में ट्रेड होती थी, ये सब चीज़ें यहाँ पे चलती थी। ओपन मार्केट यहाँ पे सेल स्कीम के तहत ये सारी चीज़ें ओपनली चलती थी। आपको जितना चाहिए यहाँ पे आइए और ख़रीद फरोख्त ले लीजिए, चाहे सेंटर हो चाहे स्टेट हो, यहाँ पे चीज़ें चलती थी। स्टेट का पूरा सपोर्ट करती थी। लेकिन अभी जो FCI की बातें बोली जा रही हैं, FCI डज दिस थ्रू E-ऑक्शन। अभी E-ऑक्शंस, इलेक्ट्रॉनिकली ऑक्शंस बोली लग रही है और ओपन मार्केट में बोली लगती हुई नज़र आ रही है, जिसमें स्टेट को अलाउ किया गया है प्रोक्यूर करने के लिए कि जो भी फूड ग्रेन आप खरीदेंगे OMSS के थ्रू खरीदेंगे बिना पार्टिसिपेट किए ऑक्शंस में। तो ऑक्शंस में पार्टिसिपेट किए बिना आप E-ऑक्शंस को खरीदेंगे। OMSS के तहत, ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत यहाँ पे खरीदने की बात बोली जा रही है। NFSA क्या है? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ये एक्ट कब आया था? क्वेश्चंस जरूर कमेंट सेक्शंस में लिखिए। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस यहाँ से आए हैं बाबा, इसलिए आप इसको कमेंट सेक्शंस में जरूर लिखिए ताकि आपको याद तो हो जाएगा। यहाँ पे इसको लेके क्या बातें निकल रही हैं? जो OMS स्कीम आई है वो ऑपरेशनलाइज्ड है FCI के द्वारा, जनवरी से यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं। जो लेटेस्ट प्रेस रिलीज हुई है, क्या हुई है, ये इंपॉर्टेंट है। तो फूड मिनिस्ट्री जो है यहाँ पे 6 वीकली E-ऑक्शंस करी है, वीट की और कंडक्ट करी है FCI की। तो 15 मार्च 2023 को ये चीज़ें चली हैं। टोटल क्वांटिटी की बात करें तो 33.7 लाख मिलियन टन गेहूँ ऑफ लोडेड किया गया है। प्राइस ऑफ वीट यहाँ पे डाउन आई है 19% ड्यू टू मैसिव इंटरवेंशन इन स्पेस ऑफ 45 डेज। यहाँ पे ये बातें बोल रहे हैं, लेकिन सेंटर यहाँ पे क्या कह रहा है? सेंटर डिसाइड कर रहा है कि रिस्ट्रिक्ट करने के लिए क्वांटिटी, और जो भी सिंगल बीडर हैं कैन परचेज। तो जो सिंगल बीडर हैं, जैसे कि स्टेट आ रहा है खरीदने सेंटर से, तो स्टेट सेंटर से आ रहा है खरीदने, तो पहले आता था तो क्या कह रहा है 3000 मीट्रिक टन हमको चाहिए, हमको दे दीजिए। तो सेंटर इनको प्रोवाइड कर देती थी एक फिक्स रेट पे। आज का जो चीज़ें बदल गई हैं वो क्या है? आज इनको 10 से लेके 100 मीट्रिक टन तक ही चीज़ें प्राप्त हो रही हैं, जिसके कारण ये सारी इशू निकल के आ रही है। तो कर्नाटका का जो इलेक्शंस अभी BJP हारी है, वहाँ पे कर्नाटका में क्या बोला गया है? तो कर्नाटका में एक स्कीम आया है, उस स्कीम का नाम अन्न भाग्य स्कीम है, जिसके तहत यहाँ पे पर पर्सन इन द फैमिली यहाँ पे राइस देने की बात करी जा रही है, ग्रेन देने की बात करी गई है, जिसके कारण यहाँ पे सेंटर जो है सीधे डिनाई कर दिया है कि हमारे पास अनाज नहीं है, वो किसी और चीज़ के लिए यूज होगा। ये ऐसी बातें कांग्रेस बोल रही है। तो जो पोल प्रॉमिस किया था, इलेक्शंस में प्रॉमिस किया था कांग्रेस, उसको लेके कर्नाटका को लेके यहाँ पे सेंटर पलड़ा झाड़ती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पे बता दें 10 से 100 मीट्रिक टन तक आप खरीद सकते हैं। तो इतने में क्या होगा किसी स्टेट को, अगर इतना लंबा आपको सपोर्ट करना है, सोशल वेलफेयर के लिए कार्य करना है तो।
तो सेंटर जो है स्टेट के पॉलिसी को ख़राब करती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे ये जो स्टेट गवर्नमेंट रन कर रहे हैं उनकी ये बातें बोली जा रही है। कांग्रेस यही चीज़ें एक्यूज कर रहा है, आरोप लगा रहा है सेंटर पे कि पॉलिसीज़ को फेल करती हुई नज़र आ रही है। तमिलनाडु भी यहाँ पे डिमांड कर रही है 50,000 टन ऑफ द राइस गवर्नमेंट से, लेकिन दूसरी तरफ देख रही है FCI इसको प्रोवाइड करने की अलाउ नहीं कर रही है। तो ये चीज़ें हैं, सेंटर, स्टेट, FCI, ये सारी बॉडीज जो हैं कैसे डील करेंगी आपस में अगर किसी भी तरीके से स्टेट को आप अनाज नहीं देंगे। तो यहाँ पे कर्नाटका क्या बोला है, कर्नाटका ये बोला है कि हम अपने लोगों को पेमेंट देंगे, कैश प्रोवाइड करेंगे। तो 170 के आसपास पर मंथ यहाँ पे प्रोवाइड करते हुए नज़र आएंगे। ये थी सारी डिटेलिंग। आशा करते हैं OMSS को लेके चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे न्यूज़ एंड फैक्ट्स है कुछ, यहाँ पे उसको देखेंगे। तो इंडिया की जो गायंट मेटावेव रेडियो टेलीस्कोप है, ये आपका कहाँ पे है, क्वेश्चन आ जाए तो वर्ल्ड की 6 लार्जेस्ट टेलीस्कोप्स में ये भी अपना एक जगह लेती है। तो आपके पुणे में इसको स्थापना करा गया है जो कि ग्रेविटेशनल वेव्स को रीडिंग करती है। तो इम्पॉर्टेंट है ये गैंट मेटरवेयर कहाँ पे है, याद रखिएगा, क्वेश्चंस आ सकता है। GMRT से याद रखिएगा कहाँ पे है, पुणे में है, याद रखिएगा क्या चीज़, तो ग्रेविटेशनल वेव। दूसरी तरफ जो पुरोला एक गांव है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में, यहाँ पे जो भी मुस्लिम हैं उनको तंग किया जा रहा है। डिड नॉट गेदर फॉर नमाज के लिए भी ये इस बार जो भी ईद उल फितर होती वहाँ पे ये लोग गेदर नहीं हो पाए, अपने नमाज को भी अदा नहीं कर पाए। विश्व हिंदू परिषद ये कहा कि आप लोग नमाज के लिए मत जाएं ताकि शांति बनी रहे, नहीं तो शांति भड़क सकती है। तो ये चीज़ें ईद उल अजहा के दिन ये लोग नमाज अदा करने भी नहीं पहुँचे। तो भारत में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। भारत की जो सेकुलरिज्म वाली पॉलिसी है वह बहुत ही प्यारी बनाई गई है, बहुत सोच समझ के, इसलिए उसको फॉलो करना चाहिए। भारत का सेकुलर कैरेक्टर है, भारत में नेशनल इंटीग्रिटी है, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद के लोग माइनॉरिटी कम्युनिटी को ये चीज़ें बोले कि अवॉइड करें पब्लिक प्लेसेस पे ऑफरिंग को, जिससे शांति बनी रहे। 3 फंडामेंटल ट्रांजिशंस यहाँ पे वर्ल्ड की बातें बोली जा रही हैं। करंटली क्या चीज़ें चल रही हैं, तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाने की बातें बोली जा रही हैं वह ट्रांजिशंस लाएगा, एनर्जी में ट्रांजिशंस लाएगा, टूवर्ड्स ग्लोबल सस्टेनेबल वैल्यू में भी ट्रांजिशंस लाएगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, जैसे कि अभी ChatGPT का नाम सभी ने सुना होगा। ChatGPT, ये ChatGPT क्या है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है जिससे आप कोई भी लैंग्वेज बोलना है तुरंत ट्रांसलेट करेगा। कोई भी प्रोजेक्ट आप उसको दे रहे हैं वो अपने हिसाब से एक्यूरेसी के साथ उसको करके देगा। कोई भी एस्से बोल रहे हैं लिखने के लिए तुरंत उस पर एस्से बोल के लिख देगा। कोई उसको कमांड दे रहे हैं तुरंत वो अपने यथाशक्ति वो उसको कंप्लीट करके देगा। लेकिन इसमें भी कई सारे इश्यू हैं, ऐसा नहीं है कि 100% वो सही है, लेकिन मोस्ट ऑफ द परसेंट वो एक्यूरेसी के साथ निकल के आ रहा है। जो आज के समय में यहाँ पे TCS के चेयरमैन हैं N चंद्रशेखर, ये बोल रहे हैं कि ये चीज़ें आने वाले समय में बहुत ही उपयोगिता होगी, इसकी यूटिलिटी बढ़ती हुई चली जाएंगी। तो इसलिए इंडिया में समय से पहले इसको ले लेना चाहिए, एडॉप्ट करना चाहिए। कई सारे फैक्टर ये भी आ रहे हैं कि या इंडिया में अगर आ जाएगा क्या लोगों का जॉब सिक्योर है, क्या आम आदमी का जॉब सिक्योर है, क्या लोगों के जॉब खाली नहीं होंगे, क्या जॉबलेस ग्रोथ नहीं हो जाएगी, ये भी एक बड़ा क्वेश्चंस निकल के आ रहा है। इसलिए टेक्नोलॉजी जब भी आ रही है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर जब भारत में आया था राजीव गांधी के समय में, तो ये लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किए थे। जो भी BJP के लोग हैं बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किए थे, क्या कि जो भी टेक्नोलॉजी आएगी लोगों की जॉब खत्म होगी। लेकिन क्या आज के डेट में जो कंप्यूटर आ गया तो लोगों के जॉब को खाया, लेकिन उससे ज़्यादा जॉब क्रिएट भी किया। आज कितने लोगों को कंप्यूटर चलाना आता है तो बहुत सारे जॉब मिल गया। कितने लोगों को कंप्यूटर बिगड़ जाए तो बनाना आता है, बहुत सारे लोगों को जॉब मिल गया। कितने लोग कंप्यूटर के पार्ट्स बेचने लगे तो बहुत सारे लोगों को जॉब मिल गया। कितने लोग कंप्यूटर रख के साइबर चीज़ें चलाने लगे तो भी बहुत सारे लोगों को जॉब मिल गया। तो ये तो अभी छोटा छोटा उदाहरण दे रहा हूँ मैं। तो इसी प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर भारत में भी आती है तो मेरा तो यही मानना है कि अगर ये आएगी तो ये नहीं कह सकता कि मैं जॉब नहीं जाएगी, कुछ लोगों की जॉब तो जाएगी, लेकिन उस तरीके से अगर हम अपने लोगों को स्किल करते हैं तो ये स्किल काफ़ी
फ्रूटफुल होगी, ये मेरा पर्सनल मानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं छत्तीसगढ़ के, इनका नाम टीएस सिंहदेव। याद रखिएगा, डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ में बना दिए गए हैं, ये पर्सनालिटी याद रखिएगा। दूसरी तरफ कंट्रोवर्शियल जुडिशियल रिफॉर्म के चलते यहाँ पे न्यूज़ में आ गए हैं इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जी, याद रखिएगा। दूसरा जो म्यांमार का जुंता अलाइन मिलिटिया है, इसमें कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जिसके कारण बहुत सारे क्लैशेस भी चल रहे हैं। तो जुंता क्या है? जुंता एक मिलिट्री ग्रुप है जो अभी वहाँ पे गवर्नमेंट को चला रही है म्यांमार में। म्यांमार कहाँ है ये आप देख सकते हैं। म्यांमार कंट्री कितने कंट्री से बॉर्डर करती है म्यांमार, ये कमेंट सेक्शंस में ज़रूर लिखें, या फिर ये भी लिखें कितने कंट्री से करती है। ये तो पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, भारत के कितने राज्यों से ये बॉर्डर शेयर करती है, ये भी लिखें, क्योंकि म्यांमार का एरिया बड़ा है, इसलिए आपको दोनों से क्वेश्चंस आ सकते हैं और ये न्यूज़ में है इसलिए मैं ये चीज़ें दे रहा हूँ। तो यहाँ की जुंता गवर्नमेंट जो है, जो जुंता गवर्नमेंट है, वहाँ पे इलेक्शंस अभी कराए गए हैं, तो पार्टियां उभर के आई हैं, जिसके कारण यहाँ पे अभी सरकार गवर्नमेंट नहीं बनाई है। क्यों? क्योंकि जुंता की जो रूल है, जैसे कि जुंता मतलब मिलिट्री ही समझ लीजिए, वो मिलिट्री में ही 250 के आसपास सीटें मिलिट्री को दी गई हैं पार्लियामेंट की। इसके कारण इसका रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कोई इसके खिलाफ जाता है तो सरकार तक गिरा देता है और अपना रूल ले लेता है। तो यहाँ पे जो सूकी की गवर्नमेंट थी वो भी गिरा दिया गया, अभी जो है जुंता गवर्नमेंट चल रहा है। तो यहाँ पे क्लैशेस चल रहे हैं, देखते हैं इलेक्शंस के बाद नॉर्मेलसी आती है कि नहीं, क्योंकि जीत कर तो पार्टी आ गई है जो सपोर्ट कर रही थी कि हाँ हम रिफॉर्म लाएंगे और जुंता जो है मिलिट्री अलाइन गवर्नमेंट जो चला रहे हैं इनको हम ख़त्म करेंगे। इसी बेस पे सरकारें वहाँ बनी हैं, 2 पार्टी इलेक्ट होकर आई हैं, दोनों को अच्छे नंबर ऑफ द सीट निकले हैं और जुंता को ज़्यादा सीटें नहीं प्राप्त हुई हैं। तो देखते हैं क्या चीज़ें चलती हैं म्यांमार में। लोकेशंस आपको बता दिया, इश्यू बता दिया, सारी चीज़ें, आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए यहाँ पे देखते हैं, स्मार्ट सिटी बनाने का प्रयत्न कर रहा है तुर्कमेनिस्तान, जो कि 5 बिलियन के आसपास खर्च करेगा। ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। तो स्मार्ट सिटी 5 बिलियन और न्यूज़ में जो चीज़ें आ गई हैं आपको याद होना चाहिए। आपका तुर्कमेनिस्तान कहाँ है? तो देखिए, आपका तुर्कमेनिस्तान एशिया में ही पड़ता है। तो कहाँ पे है बाबा तुर्कमेनिस्तान? ये रहा आपका तुर्कमेनिस्तान। अब इसको अगर हम बड़ा करके देखें तो आपका कैस्पियन सी से ये बॉर्डर टच करता है, उज्बेकिस्तान से बॉर्डर टच करता है, अफ़गानिस्तान से बॉर्डर टच करता है, ईरान से बॉर्डर टच करता है। इसकी कैपिटल की बात करी जाए तो अशगाबाद इसकी कैपिटल हो गई। तो ये जितने भी तुर्कमेनिस्तान हैं, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ये सारे तान के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं किसमें? पीसीएस एग्जाम्स में। अब तो ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है, तो यूपीएससी भी क्वेश्चंस लोकेशन से बनाती है, इसलिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। किससे बॉर्डर टच करती है ये भी चीज़ें मैंने आपको बता दिया, क्या इंपॉर्टेंट है ये भी बता दिया। आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अनरेस्ट हो गया है, हॉटस्पॉट चल रहा है फ्रांस में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पुलिस थी, एक 70 साल के लड़के के ऊपर फायरिंग की, उससे उसका डेथ हो गया। लोग प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले टीयर गैस छोड़ी, फिर भी नहीं माना बच्चा यहाँ पे, तब जा कर के ये चीज़ें हुई। पुलिस ऐसा क्यों करी? क्योंकि रोड जो थे वो ब्लॉक कर दिए गए थे, आने जाने में प्रॉब्लम हो रही थी, जिससे ये चीज़ें पुलिस ने कार्य करी। आपको बता दें, यहाँ पे प्रोटेस्ट में बहुत सारी गाड़ियों को जला दी गई हैं। अगर प्रोटेस्ट एक बच्चा कर रहा था तो आपको अब इंटेलेक्चुअली आप लोग जाने जाते हैं, उस हिसाब से आपको डील करना चाहिए। आप उस पर सीधे फायर कर देंगे, ये पॉसिबल सॉल्यूशंस नहीं है मेरे हिसाब से। ये एक गलत तरीके से डील किया गया है। तो आशा करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, सारा डिटेलिंग चाहिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हूँ मैं, वहाँ से जा कर के आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।